हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ लेक्चर नंबर 12 और ये हमारे डिमांड एनालिसिस का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले आपने लेक्चर्स देखे होंगे जिसमें मैंने आपको डिमांड कर्व, डिमांड शेड्यूल, डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ डिमांड, फिर डिमांड लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया था, फिर एक्सेप्शंस ऑफ दिस लॉ पढ़ाया था। सारा पिछला आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। तो लॉ ऑफ डिमांड के बारे में जितना भी मैंने आपको बोलना था वो हमने पढ़ा दिया। अगर किसी ने अभी वो लेक्चर्स नहीं देखे तो ऊपर आई बटन है, वहां पे आपको लेक्चर प्रोवाइडेड है, तो पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ आ जाएगा। तो आज का लेक्चर जो होगा ये बिल्कुल इसी टॉपिक पे होगा, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पिछला लेक्चर हमने किस पे रखा था वो मैं थोड़ा रिपीट करना चाहूंगा कि हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि डिमांड क्या होता है और लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। अगर आपको याद होगा कि मैंने लॉ ऑफ डिमांड में बोला था कि अगर आप किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ाते हो उसकी डिमांड घट जाती है, अगर आप उसका प्राइस घटाते हो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। इसको बोलते थे लॉ ऑफ डिमांड। फिर मैंने इसका रीजन भी बोला कि लॉ ऑफ डिमांड का रीजन क्या है। सबसे बड़ा रीजन है ड्यू टू द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफर, यानी आप कह सकते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से इसका प्रूफ आ जाता है। ठीक है, ये मैंने पिछली बार बोला था। अब समझ लेना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सर क्या होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये होता है, देखिए हमने बोला, अब आपको ये पता है प्राइस चेंज करने से आपकी डिमांड ऑफ द क्वांटिटी चेंज होती है ना। अब समझ लेना है, अब प्राइस थोड़ा प्राइस इंक्रीज करने से या कुछ भी जो भी प्राइस आपने इंक्रीज किया उसकी वजह से डिमांड में कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज हो जाएगा। नहीं समझ आ रही है बात, एक बार और समझ लो। अब आपको एक चीज समझ आ गया कि सर जी प्राइस बढ़ाने से या घटाने से डिमांड पर असर पड़ता है ना। अब कितना असर पड़ेगा उसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। इसका मतलब व्हेन यू चेंज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, आपको पता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करने से, मिसाल के तौर पर अब प्राइस कितना इंक्रीज करने से आपको डिमांड में कितना इंक्रीज हो जाएगा। सॉरी, प्राइस बढ़ाने से, प्राइस मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज आपने प्राइस 9 था पहले, अब आपने 9 से 10 कर लिया। लेट्स सपोज जब 9 था डिमांड थी 18, अब 9 से 10 करने पे जब आपने प्राइस को 9 से 10 तक बनाया, डिमांड पर कितना, हमें पता है डिमांड तो अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, क्योंकि प्राइस बढ़ गया डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन डिमांड कितना कम हो जाएगी, डिमांड कितना कम हो जाएगी, ठीक है, वही उसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी ये आपको बता देगा अगर आप अपने प्राइस को चेंज करोगे उसकी वजह से कितना डिमांड पर असर पड़ेगा, किस रेट से असर पड़ेगा, किस स्पीड से असर पड़ेगा, वो स्पीड आपको बताएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ आ गई। मिसाल के तौर पर आप समझ लीजिए ऐसे एग्जांपल, अगर आपके पास पहले 9 प्राइस था, आपके पास डिमांड 18 है, लेट्स सपोज डिमांड है, ये प्राइस है। अब आपने प्राइस को लेट्स सपोज क्या किया काम, लेट्स सपोज प्राइस आपने 9.1 रख लिया, लेट्स सपोज आपने 9.1 रख लिया। आपको देखना है इसकी वजह से डिमांड पर कोई असर पड़ेगा कि नहीं। वो जो बोलेगा ना आपको क्या इस पर कोई असर पड़ेगा डिमांड पर कि नहीं, वो आपको बोलेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए अगर ये इलास्टिक होगा, अगर आपकी डिमांड इलास्टिक होगी, इलास्टिक होने का मतलब ये होता है कि अगर आप थोड़ा ही प्राइस को इंक्रीज करोगे इसके डिमांड पर बहुत फर्क पड़ जाएगा। इसका मतलब मे बी इसका डिमांड अब 10 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो डिमांड है ये डिमांड यहां पे इलास्टिक हो गई। ठीक है, अब समझ आ गया ना। इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है सर जी, कि अगर आपका प्राइस आपने चेंज कर दिया, अब आपका प्राइस चेंज करने से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज हो जाएगी, लेकिन वो किस रेट से चेंज हो जाएगी, वो किस स्पीड से चेंज हो जाएगी, वही आपका क्या हो गया, वही आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अब एक चीज याद रखना है, जब भी हम डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफाइन करते हैं, हम जब बोलते हैं ना कि डिमांड और प्राइस, प्राइस को चेंज करने से डिमांड में कितनी चेंज हो जाएगी, वही आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना। प्राइस को चेंज करने से डिमांड में कितना चेंज आ जाएगा, वही आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफाइन करने में
जब इनके वैल्यूज हम लेते हैं, यानी चेंज इन डिमांड या चेंज इन प्राइस, जब हम इन चेंज को कैलकुलेट करते हैं ना, डिफाइन करते समय, इलास्टिसिटी ऑफ डिफाइन करते समय हम इन चेंज इन डिमांड, चेंज इन प्राइस को परसेंटेज में करते हैं, परसेंटेज चेंज निकालते हैं। हम देखते हैं परसेंट्स में कितना फर्क आ गया। हम ये नहीं देखते कि डिमांड 9 से 10 प्रोडक्ट्स आ गए, नहीं, हम देखते हैं परसेंट्स में कितनी चेंज आ गई। समझ आ गया? ये डेफिनेशन है। अब देख लीजिए, अब सर जी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफाइन कैसे करे, इसको मेजर कैसे करे, इसके पास बहुत सारे मेथड्स है। मिसाल के तौर पर 3 मेथड्स है। नंबर 1 मेथड इज प्रोपोर्शनेट मेथड, ये बेसिक मेथड है, फॉर्मूला मेथड है, इसको बोलते हैं परसेंटेज मेथड भी। इसमें क्या किया जाता काम, अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है, इसको ईडी से रिप्रेजेंट करेंगे हम। ईडी मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। कभी कभार ये ईपी भी होगा। पी का मतलब होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब समझ लीजिए, अब प्रोपोर्शनेट मेथड बोलता है आपको कि अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करनी है ना, आप उसको परसेंट्स में मेजर करो। परसेंटेज चेंज कितना, देखो क्या मतलब होता है, समझ लेना है। अगर आपको इस परसेंटेज मेथड से निकालना है आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होगा, दैट मींस ईडी, वो बोलता है परसेंटेज चेंज इन द डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। आपके प्राइस परसेंट में कितना चेंज हो गया, उसकी वजह से आपका डिमांड कितना चेंज हो गया, लेकिन परसेंट्स में। वही आपका प्रोपोर्शनेट मेथड है। यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर मैंने लिखा है, अब ईडी इज इक्वल टू माइनस क्यों है। अब यहां पे मसला है, एक है कि सर जी अगर यहां पे माइनस साइन है, ये क्यों है। माइनस बस यही रिप्रेजेंट करता है, ये जो माइनस साइन आप देख रहे हो, ये बेटा बस ये चीज डिपिक्ट करता है कि आपके पास ये जो इसको क्या बोलते हैं डिमांड है, इसका मतलब ये जो आपके पास प्राइस इंक्रीज करने से, ये माइनस आपका एक ही चीज रिप्रेजेंट करता है कि ये जो क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन प्राइस है, ये आपस में इनवर्स है। यानी प्राइस को बढ़ाने से डिमांड घटती है, डिमांड को है ना, प्राइस को घटाने से डिमांड बढ़ती है और प्राइस को बढ़ाने से डिमांड घटती है। इसलिए हम माइनस साइन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पे आपको याद रखना है कि माइनस का साइन यहां पे क्यों यूज किया गया है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब उसके बाद देख लीजिए, बताता है, हमने यहां पे लिखा ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज, प्राइस में कितना परसेंट चेंज हो गया, ठीक है, और उसकी वजह से डिमांड पे कितना परसेंटेज में चेंज हो गया, ठीक है। अब समझ लीजिए, अब चेंज को हम, ये जो परसेंटेज चेंज है, क्या हम उसको नहीं लिख सकते हैं, परसेंट कैसे निकालते हैं। जब आपको परसेंट अगर याद होगा तो परसेंट नहीं निकालते। मिसाल आपको परसेंट निकालना है, लेट सपोज आपकी परसेंटेज 77% निकली है। मिसाल आपको 500 में से लेट सपोज कुछ मार्क्स आ गए, लेट सपोज 348, आप किसे परसेंट निकालते हो, आपको कितने मार्क्स आ गए डिवाइडेड बाय आपको इसको क्या बोलते हैं, कितने में से आ गए, है ना, यही ऐसे निकालते हो ना। अब लेकिन परसेंटेज चेंज, आपको चेंज निकालना है। चेंज कैसे निकालोगे आप, चेंज आप निकालोगे आपकी क्वांटिटी कितनी चेंज हो गई डिवाइडेड बाय आपके पास ओरिजिनल कितनी डिमांड थी क्वांटिटी की, है ना। अब इसी तरह आप परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस। और आप जब इसको लास्ट में देखोगे, दैट्स इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी क्यू। अब सर जी ये क्या होता है डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू इज द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, delta Q is the change in quantity demanded and delta P is the change in price demanded, ठीक है, सॉरी चेंज इन प्राइस, सॉरी डिमांडेड नहीं, चेंज इन प्राइस। अब ये तो पहला मेथड है। अब सर जी दूसरा मेथड कौन सा है, ठीक है, एक चीज याद रखना है, ये जो यहां पर आप देख रहे हो ईडी, ईडी को बोलते हैं हम, इसको कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कह सकते हैं, या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे बोला, देखिए यहाँ पे और लिख कर है कि सर जी आप पूछ सकते हैं सर इसमें माइनस क्यों साइन आ रहा है, यहाँ पे लिखा है द रेशियो इज अ नेगेटिव नंबर बिकॉज प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड आर इनवर्सली रिलेटेड। हो सकता है आपको ऐसा कभी कंफ्यूजन हो जाएगा, सर ये माइनस साइन कहां से आ गया। माइनस साइन बस ये डिपिक्ट करता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशन है। दैट मींस अगर प्राइस बढ़ा दिया क्वांटिटी कम हो जाएगी, अगर आपने प्राइस घटा दिया क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, ठीक है। बस ये उसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं हम। अब चलते हैं आगे। दूसरा मेथड है, उसको बोलते हैं पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। क्या बोलते हैं उसको,
पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। सर जी ये कौन सा मेथड है? देखिए ये क्या है बताता है। इसमें हम क्या करते हैं काम, ये डिमांड कर्व हमने ड्रॉ की, ये समझ लीजिए ये डिमांड कर्व है, ये एम पी और एन है, ये क्या हमारे पास है डिमांड कर्व। हम इसमें डिमांड कर्व से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऐसे डिफाइन करते हैं हर एक पॉइंट पे, इसलिए इसको बोलते हैं पॉइंट मेथड या इसको बोलते हैं ज्योमेट्री, क्योंकि हम डिमांड कर्व की हेल्प से इसको निकालते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर कैसे निकालेंगे? मिसाल आपने ये पी पॉइंट, ये जो है ये मिड पॉइंट है, हम कैसे निकालते हैं? अगर हमें इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना। पता आप कैसे निकालते हो? इस पॉइंट पी पर आप देखते हो लोअर सेगमेंट क्या है, लोअर सेगमेंट आपका पी एन है, डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट क्या है, एम पी, तो यही आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा, सिंपल। और मिड पॉइंट पर सिंपल सी बात है, अगर ये मिड पॉइंट है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होगा, क्योंकि जितना इधर से इधर तक डिस्टेंस होगा उतना इधर से इधर तक भी होगा। इसका मतलब ये आपका ज्योमेट्रिक मेथड होगा। क्या मतलब कि लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, सिंपल। तो ईडी को हम लिख सकते हैं पॉइंट मेथड से लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। तो ये भी आपके पास एक मेथड है। अब इस मेथड से हम ईडी के बहुत सारे वैल्यूज निकालते हैं। जैसे मिसाल आपको समझ लेना है, हम ईडी का कभी इन्फिनिटी भी निकाल सकते हैं। मिसाल यहां पर जरा समझ लीजिए, यहां पर अगर आप देखोगे नीचे वाला पोर्शन कितना है, mn, तो mn आपका लोअर पोर्शन हो गया है ना। ईडी होता है ना लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर, अपर सेगमेंट क्या है, कुछ नहीं, 0, तो 1 डिवाइड बाय 0 कितना आएगा, इन्फिनिटी, इसीलिए यहां पे ईडी इन्फिनिटी है। अब समझ लेना है, ये मिड पॉइंट है, मैंने आपको अभी बोला मिड पॉइंट पे ईडी 1 होता है। अब ये वाला पॉइंट जरा मुझे बोलो, इस वाले पॉइंट के नीचे कुछ है नहीं, तो इसका मतलब लोअर सेगमेंट 0 होगा, और यहां से यहां तक अपर सेगमेंट सारा है ना, तो इसका मतलब एम इन इसका अपर सेगमेंट होगा, दैट मींस 0 आएगा। अब समझ लेना है कि अगर यहां पर 1 है, यहां पर इन्फिनिटी है, इसका मतलब जो यहां से यहां तक ये वाले पॉइंट्स होंगे, इसमें ईडी ग्रेटर देन 1 होगा, 1 से बड़ा होगा। इसी तरह समझ लेना, अगर यहां पे ईडी 0 है और अगर यहां पे ईडी 1 है, दैट मींस इधर से इधर तक जो ये रीजन होगा, इसमें ईडी जो होगा इट विल बी लेस देन 1 से कम होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा। तो इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है, और याद रखना है, और यहां पर एक चीज याद रखना है कि ये जो आपके पास ईडी इज इक्वल टू 1 है, इसमें जितना अपर सेगमेंट है उतना ही लोअर सेगमेंट है। और अगर आप देखोगे ये वाला पॉइंट्स, अगर आप इसके ऊपर पॉइंट्स लोगे, मिड पॉइंट के ऊपर, मिसाल ये ए पॉइंट आपने लिया जहां पर ईडी ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, ईडी ग्रेटर देन 1 का मतलब ये होता है कि बेटा जो लोअर सेगमेंट होगा वो अपर सेगमेंट से, लोअर सेगमेंट जो होगा, लोअर सेगमेंट वो अपर सेगमेंट से ज्यादा होगा, है ना। और इसी तरह ईडी इज लेस देन 1, इसका मतलब यह होगा कि लोअर सेगमेंट जो होगा दैट विल बी लेस देन अपर सेगमेंट। तो ये मेथड जो है इसको बोला जाता है ज्योमेट्रिक मेथड। अब एक और मेथड है, उसको बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। क्या बोलते हैं उसको, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। सर जी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या मेथड होता है? सबसे पहले देखना ये कहां से आ गया। ये मार्शल, जो एल्फ्रेड मार्शल था, इसने क्या देखा कि भाई ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ईडी और एक्सपेंडिचर, इसमें कोई रिलेशन है कि नहीं, तो इसने बोला हाँ कुछ रिलेशन है। क्या बताया इसने बताया, अगर मार्शल ने खुद बताया, अगर हमें यह देखना है कि भाई आपकी डिमांड इलास्टिक है या नहीं, जो डिमांड इलास्टिक नहीं होती है वो इनइलास्टिक होती है। सर इलास्टिक डिमांड क्या होती है? देखिए आपको पता है प्राइस चेंज करने से डिमांड चेंज होती है, लेकिन अगर थोड़ा ही प्राइस चेंज करने से, मान लीजिए आपका प्राइस था 6.6 रुपीज, आपने प्राइस को चेंज किया 6.001 रुपीज, कितना चेंज किया? कम। लेकिन अगर लेट्स सपोज जब 6 रुपीज थे, डिमांड था 180, लेकिन जब आपने 6.0001 रुपीज बढ़ाया ना अपनी प्राइस, लेट्स सपोज आपकी डिमांड 30 हो गया, इसका मतलब डिमांड पर कितना असर हो गया? बहुत ज्यादा असर। इसी को बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक हम तब बोलेंगे हमारी डिमांड इलास्टिक है जब आपको थोड़ा चेंज करने से, प्राइस को थोड़ा चेंज करने से डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। चाहे वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा वो अलग मामला है, लेकिन प्राइस को थोड़ा डिक्रीज या इंक्रीज करने से डिमांड पर बहुत असर पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम इलास्टिक। इनइलास्टिक क्या होगा कि अगर थोड़ा इंक्रीज करने से
कुछ एप्रिशिएबल चेंज दिखे नहीं। मिसाल अगर आपने 6 से 6.001 रुपीज़ डिमांड में चेंज किया, अगर इन इलास्टिक होती डिमांड, तो अगर ये पहले 180 होता, हो सकता है ये 178 होता, लेट सपोज बनता। इसका मतलब कोई एप्रिशिएबल, कोई कंसिडरेबल चेंज नहीं यहाँ पे दिख रही है। तो अगर आपकी डिमांड ऐसे है तो उसको बोलेंगे इन इलास्टिक डिमांड। अब सर जी ये जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है इसमें क्या होता है? देखो मार्शल ने क्या देखा, इसने देखा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और टोटल एक्सपेंडिचर में क्या कोई रिलेशन भी है कि नहीं। तो इसने देखा कि हाँ, अगर आपको ये देखना है कि डिमांड इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, तो उसके लिए क्या आप करो काम, आप टोटल एक्सपेंडिचर आप कंज्यूमर का निकालो। आप देखो कंज्यूमर कितना एक्सपेंड कर रहा है, तो उसके हिसाब से क्या इसने देखा, 3 केसेस बन रहे थे। नंबर 1, केस नंबर 1 देखो, सिचुएशन 1 में क्या देख रहा था, ये देख रहा था जब इसने प्राइस को घटा दिया, लेट सपोज प्राइस को घटा दिया, तो क्वांटिटी ये 4 खरीद रहा है। देखो जब प्राइस 2 था, क्वांटिटी कितना खरीद रहा था, 4। इसका मतलब एक्सपेंड कितना कर रहा था, 2 × 4 है ना, 1 का ₹2 है, तो 4 का क्वांटिटी कितना होगा, 4, 8। अब इसने प्राइस को क्या किया, 2 से कम कर दिया, 2 से 1 तक पहुंच दिया। तो ये जब देखता है ना, क्वांटिटी बढ़ती है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है, कितनी बढ़ती है, 8, लेकिन 1 × 8 कितना आएगा, 8। इसका मतलब एक्सपेंडिचर जो है, जो कस्टमर एक्सपेंड कर रहा है, वो अपने खर्चे में कमी या ज्यादा नहीं कर रहा है। इसका मतलब उसका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। इसने बोला जब ऐसा होगा, जब आप प्राइस इंक्रीज करोगे या आप प्राइस को डिक्रीज करोगे, उसकी वजह से जो एक्सपेंडिचर होगा उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसने बोला तब आपकी डिमांड जो होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो 1 होती है। दूसरा चीज, अब इसने देखा कि अगर आपने 2 से 1 डिक्रीज किया, अब क्या होता है काम, अब ये खाली 8 ही नहीं खरीदता है क्वांटिटी, अब ये 10 खरीदता है, उससे ज्यादा खरीद लेता है। ठीक है, अब इससे पहले कितना था, 4 × 2 = 8, अब कितना हो गया, 1 × 10। इसका मतलब एक्सपेंडिचर बढ़ गया, अब ये ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है। क्यों, अब ये लालच में आ गया, अब पैसे इसको कम हो गए प्रोडक्ट को, अब ये ज्यादा खरीद रहा है, जिसको जो ये इससे पहले खरीद रहा था उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ गया। इसका मतलब एक्सपेंडिचर बढ़ गया। जब एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो आप बोलोगे इसकी जो डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो ग्रेटर देन 1। तो याद रखना है, जब एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा, इलास्टिक डिमांड होगी 1। जब एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा, इलास्टिक डिमांड होगी ग्रेटर देन 1। अब समझ लो, अब अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है, लेकिन अब पहले ये 1 खरीद, मतलब पहले ये 3 क्वांटिटी खरीद रहा था, तो उसकी वजह से एक्सपेंडिचर कितना था, 2 × 3 = 6। लेकिन अब ये जब प्राइस डिक्रीज हो गया है ना, प्राइस डिक्रीज हो गया, इसने अब एक क्वांटिटी को इंक्रीज किया, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसका मतलब जब इसने एक ही क्वांटिटी को इंक्रीज किया, डिमांड इसको 4 बढ़ गई तो डिमांड, लेकिन इसको एक ही क्वांटिटी बढ़ गई, तो इसका एक्सपेंडिचर क्या आएगा, 4 × 1 = 4। तो एक्सपेंडिचर कम हो गया। तो जब एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, उस वक्त इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगी। तो ये भी एक मेथड है जिसको बोलते हैं हम टोटल आउटले मेथड भी, या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी। ठीक है, तो लेकिन याद रखना है, ये जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, इसकी एक प्रॉब्लम है, ये आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर वैल्यू नहीं देगा। बस ये बोलता है आपको ईडी कब होगा ग्रेटर देन 1, ईडी कब होगा लेस देन 1, और ईडी कब होगा 1। सर जी ईडी कब होगा ग्रेटर देन 1, ईडी तब होगा ग्रेटर देन 1 जब इलास्टिक डिमांड होगी। ईडी कब होगा लेस देन 1, उसको बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। ये मैंने बोला नहीं, जब आपके पास ईडी ग्रेटर देन 1 होता है ना, उसको बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। जब आपके पास ईडी लेस देन 1 होता है, उसको बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। अब ईडी = 1 को बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब देखो इसको क्यों बोलते हैं इलास्टिक और इनइलास्टिक, वो देखने की बात है। अब समझ लेना सर जी, ये समझाइए, देखो यहां से अच्छे से देख लेना बेटा। हमने बोला कि हम इस पे कंसिडरेट करते हैं। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, लेकिन अब इसको सिचुएशन नंबर सी, सिचुएशन नंबर बी को देख लो, अच्छे से देख लेना। जब आप प्राइस को डिक्रीज कर रहे हो, उसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है, और यहां पर भी जब आप प्राइस को डिक्रीज कर रहे हो, अच्छा चलो तीनों को देख लो। जब आप यहां पर प्राइस डिक्रीज कर रहे हो, भाई डिमांड बढ़ रही है। जब आप यहां से प्राइस इंक्रीज कर रहे हो, डिमांड बढ़ रही है। जब आप यहां से प्राइस को डिक्रीज कर रहे हो, डिमांड बढ़ रही है। तीनों में डिमांड बढ़ रही है। लेकिन जब आप ए सिचुएशन में कर रहे हो, डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन जिस हिसाब से प्राइस घट रहा है, जितनी परसेंटेज में प्राइस कम हो रहा है,
उतने ही परसेंटेज में आपकी क्वांटिटीज भी राइज हो जाती है, डिमांड भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका मतलब जितना चेंज आपके प्राइस में आएगा उसी के हिसाब से आपकी क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज आ रहा है, ठीक है। अब लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, आपका जो प्राइस है वो खाली ₹1 कम हो गया, लेकिन डिमांड जो है क्वांटिटीज की वो 10 बन गई, यहां पे 8 ही बन रही थी। इसका मतलब यहां पे थोड़ा ही प्राइस इंक्रीज करने से आपको डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो गई, दैट मीन्स इलास्टिक होगा। इसी का मतलब तो होता है इलास्टिक। अब जरा लास्ट वाला देखो, 2 से 1 डिक्रीज करने से, यानी थोड़ा डिक्रीज करने से, थोड़ा चेंज करने से कुछ ज्यादा ऑब्जर्वेबल 3 से 4 क्वांटिटी पहुंची, यानी डिमांड उतनी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब थोड़ा डिक्रीज, प्राइस को डिक्रीज करने से, केस नंबर 3 में सी को देख रहा हूं, थोड़ा डिक्रीज करने से आपका जो प्राइस है, सॉरी थोड़ा प्राइस डिक्रीज करने से आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज तो हो गई, लेकिन उतनी इंक्रीज नहीं हुई, तो इसीलिए तो इसको बोलते हैं इनइलास्टिक। मैंने अभी बोला आपको इनइलास्टिक और इलास्टिक होता क्या है। इलास्टिक डिमांड, इनइलास्टिक डिमांड क्या होता है, देखिए मैंने एक बार और समझ लीजिए। प्राइस जो होता है कमोडिटी का और उसकी जो डिमांड होती है, हमें पता है प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज करने से डिमांड पर असर पड़ता है। अब प्राइस को कितना इंक्रीज करने से डिमांड पर कितना असर पड़ेगा वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन अब आपकी डिमांड इलास्टिक कभी होती है या इनइलास्टिक? डिमांड कब इलास्टिक होती है? जब थोड़ा ही प्राइस चेंज करने से बहुत ज्यादा चेंज आएगी डिमांड पर, उसको बोलते हैं इलास्टिक। लेकिन अब अगर आप थोड़ा चेंज कर रहे हो प्राइस में लेकिन कोई चेंज नहीं आ रही है डिमांड में, उसको बोलते हैं इनइलास्टिक डिमांड। तो इसका मतलब जब आपका ईडी ग्रेटर देन 1 होगा आप कहोगे ये इलास्टिक डिमांड है, जब आपका ईडी लेस देन 1 होगा आप कहोगे ये इनइलास्टिक डिमांड है। तो हमारे पास मेथड्स कितने हैं? मेथड्स यहाँ पे 3 है। एक तो है हमारे पास इसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज मेथड, दूसरा है हमारे पास ज्योमेट्रिक मेथड या इसको पॉइंट मेथड भी बोलते हैं, तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा जो हमारे पास है वो हमारे पास है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। अब समझ लेने की बात है, अच्छे से समझ लेना बेटा। अब आपके पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यानी ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये किन चीजों पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब हमारे पास जो अब बच गया, दैट मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें सर समझ आ गई, लेकिन ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किन चीजों पे डिपेंड करती है। और नंबर 1 और नंबर 2 आपको ये भी देखना है कि ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसकी लेवल्स क्या है, इसकी लेवल्स क्या है, उसको डिटेल में पढ़ने के लिए इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लाऊंगा। मैं परसों से थोड़ा बिजी था इसलिए आपके लिए लेक्चर्स कंटिन्यू नहीं आ रहे थे, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो इंशाल्लाह आपके कल से लेक्चर्स कंटिन्यू मिलेंगे। तो आज हम इतना ही रखेंगे अपने लेक्चर को। इंशाल्लाह कल मैं आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और फिर लेवल्स ऑफ डिमांड यानी ईडी इज इक्वल टू 1 अच्छे से वो देखेंगे और अगेन उसको देखेंगे तब क्या होता है, ग्राफ कैसे क्या होता है। तो उन चीज़ों को अच्छे से समझ लेने के लिए हम इसको एक और लेक्चर देते हैं और फिर हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा आप इसको शेयर करना ना भूले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम में आ जाइए, ज्वाइन हो जाइए। आप टेलीग्राम में मुझे सर्च कर सकते हैं ER मोमिन मजीद, आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं ER मोमिन मजीद, तो वहां पर ज्वाइन हो जाइए, तो वहां पे आपको पीडीएफ भी मिल सकती है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद है आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा, आपने लेक्चर से बहुत कुछ सीखा होगा, कुछ नई टर्म्स भी सीखी होंगी। तो हम अपना लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।